जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। आप लोग का जो कि है क्लास जो कि है 7 का आज हम लोग देखेंगे एसएसटी का लेक्चर 1 वीडियो। देखिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो कि मैं पहले बता देता हूँ, लेक्चर 2 वीडियो में हम लोग एसएसटी को पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश का भी तैयारी करना है, ठीक है। तो फटाफट से जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्रीवियस जो कि वीडियो सब देख लो, उसके बाद आप लोग खुद कर दोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न जो कि है नोट्स रहेंगे एसएसटी के। और पूरा जो जितने भी आप लोग का सिलेबस है, पूरे सिलेबस में जो कि आप लोग को तो ऐसे 1 में जिसमें से पूछा गया है उसमें ऐसे 2 में नहीं पूछा, ठीक है। तो ऐसे 2 का जो एग्जाम होगा, ठीक है, ऐसे 2 में उसमें से जो कि गिना चुना जो कि है चैप्टर से पूछेगा। तो उस चैप्टर का जो कि मैं मेन टॉपिक्स लाया हूँ, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट टॉपिक्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि है कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान सही कीजिए। यह आप लोग का एसएसटी में साइंस में भी पूछा गया था, ठीक है, संस्कृत में भी पूछा गया था, और हिंदी में भी पूछा गया था, और इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, ठीक है। सब विषय में ऐसा 1 या 2 प्रश्न रहता ही रहता है। तो देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न आने का संभावना है, ठीक है। देखिए पहला में है प्रदूषण रहित वाहन, ठीक है। तो ई रिक्शा, ठीक है, ई रिक्शा जो है प्रदूषण रहित वाहन कौन है? तो ई रिक्शा मराठा तो होगा नहीं, और अच्छी स्पर्श भी नहीं हो सकती। छापामार युद्ध, तो छापामार युद्ध जो कि है मराठा से संबंध है, ठीक है। छापामार युद्ध किससे संबंध है? तो मराठा से। और उसके बाद मम्मी द्वारा माथा चूमना, जब भी किसी की मम्मी उसके माथे को चूमती है तो इसको अच्छा स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छे स्पर्श कहते हैं। तो इस प्रकार सभी को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं विस्तृत में जो कि है व्याख्या यहाँ पे क्या गया है, इसको हम लोग एक अच्छे जो कि है टॉपिक के ऊपर जानेंगे। देखिए प्रदूषण राहत वाहन, ठीक है, राहत वाहन ई रिक्शा होती है, ठीक है। ई रिक्शा बिजली से चलने वाला वाहन है। क्या है? तो ई रिक्शा जो है वो बिजली से चलने वाला वाहन है जो धुआं नहीं छोड़ता। ई रिक्शा धुआं नहीं छोड़ता, ठीक है, वो बिजली से चलता है पर धुआं नहीं छोड़ता। उसके बाद यह पर्यावरण, ठीक है, यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है और शहरी यातायात में अधिक उपयोगी होता है। क्योंकि देखिए यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये आप लोग का जो कि है पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, ठीक है, प्रदूषण नहीं करेगा। तो यह पर्यावरण के लिए भी जो कि है सुरक्षित है। और शहरी यातायात में जो कि है आपको पता ही होगा कि अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। तो अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जो कि है प्रदूषण नहीं फैलाता, इसलिए शहरी यातायात में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का 2 नंबर में है छापामार युद्ध, ठीक है। तो छापामार युद्ध जो है यह मराठा से संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि जो छापामार युद्ध हुआ था वह मराठा द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इसको जो कि विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए छापामार युद्ध एक प्रकार की युद्ध नीति है, ठीक है। क्या है? छापामार जो युद्ध है वो एक प्रकार की युद्ध नीति है जिसमें छोटे छोटे समूह द्वारा जो कि दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता है, ठीक है। छापामार युद्ध क्या होता है कि दुश्मन यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक समूह है, यहाँ पे एक समूह है, यहाँ पे एक समूह है, यहाँ पे एक समूह। तो जैसे से आएगा छोटे समूह के इसको घेरेंगे, फिर इसको घेरेंगे, फिर इसको घेरेंगे, फिर इसको घेरेंगे, और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेंगे और उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे समूह द्वारा जो कि है दुश्मन को घेर लिया जाता है और अचानक हमला करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के युद्ध को छापामार युद्ध कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे है मराठा युद्धों ने मुगलों के खिलाफ इसी रणनीति का उपयोग किया, ठीक है। तो मराठा जो थे, मराठा द्वारा जो कि योद्धाओं द्वारा मराठा योद्धाओं ने मुगल के खिलाफ इसी नीति का जो कि उपयोग किया और मुगलों को जो कि हराया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर का टॉपिक हम लोग का है मम्मी द्वारा माथा चूमना। ये अच्छा स्पष्ट है क्योंकि आपकी मम्मी कभी भी जो कि आपको माथा छूती है, इसका मतलब ये अच्छा स्पष्ट होता है, ठीक है। आपके चैप्टर में एक जो कि है सामाजिक जो कि बुराइयाँ के बारे में या सामाजिक अच्छाई के बारे में चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें आप लोग को जो कि है इसकी जो कि है बारे में समझाया जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। यह एक स्नेहपूर्ण क्रिया है, ठीक है, जो प्यार और देखभाल को दर्शाता है, ठीक है। यह एक स्नेहपूर्ण क्रिया है जो आपके प्यार और स्नेहपूर्ण को दर्शाता है आपकी मम्मी के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छे स्पर्श। उन क्रियाओं को कहते हैं जो सुरक्षा और अपनापन महसूस करती है, जिससे जो कि आपको अपनापन महसूस हो, आपको प्यार आए, ठीक है, आप उत्साह से खिल उठो उस स्पर्श को करने के बाद, ठीक है। तो उन क्रियाओं को अच्छे स्पर्श या सुरक्षा स्पष्ट कहते हैं, ठीक है, स्पर्श कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर में देखिए यहाँ पे है कुछ इस प्रकार का है कि रिक्त स्थान को भरे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक सिंग वाला गेंडा डैश में पाया जाता है। तो एक सिंग वाला गेंडा जो कि है कांजीरान, ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं, विस्तृत रूप से जानते हैं। तो देखिए एक सिंग वाला गेंडा असम के कांजीरंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और डिटेल में जाएंगे तो यह प्रजाति दुर्लभ है। क्या? कैसी प्रजाति? दुर्लभ है। इस शब्द से आप लोग पता चल गए इसका अर्थ क्या होता है। दुर्लभ का मतलब ऐसा
जीव जो मतलब कि कुछ हद तक बचे हुए हैं, बाकी ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इसका आप लोग विस्तार से कक्षा 10 के ज्योग्राफी में इसको विस्तार से आप लोग पढ़ोगे। और इसे संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। किसको? तो एक सिंग वाला गेंडा को। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर का पॉइंट, इनका शिकार मुख्य रूप से इनके सिंह के लिए किया जाता है, ठीक है, सिंहों के लिए किया जाता है, सिंह के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को डैश कहा जाता है, तो प्लेरी कहा जाता है। क्या कहता है? प्लेरी कहा जाता है, प्लेरी। तो प्लेरी क्या है, इसके बारे में भी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्लेरी कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ की जलवायु शुष्क और समशीतोष्ण होती है, जो गेहूँ उत्पादन के लिए अनुकूल है, ठीक है। इसलिए जो प्लेरी है उसको गेहूँ का, ठीक है, कटोरा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को गेहूँ का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि है बहुत अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको कटोरा कहा जाता है, गेहूँ का कटोरा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से अमेरिका, ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में स्थित है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा में स्थित है। बेसिकली अमेरिका का ही हिस्सा है, बस कुछ हद तक कनाडा में है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान एसेट 2024-25 संपूर्ण नोट्स, ठीक है, संपूर्ण नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। संपूर्ण नोट्स हम लोग दे देते हैं। छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ होती है, उनके नाम लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो कैसे बनेगा? छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती हैं, ठीक है। पहला है सरायकेला छऊ, जो झारखंड में होता है, ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा में है, कहाँ पे? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा में। तीसरा है पुरुलिया छऊ, कहाँ पे है? पुरुलिया छऊ, तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इनकी विशेषता को देखते हैं। तो विशेषता है, यह एक लोक नृत्य शैली है, ठीक है, जो झारखंड में मुख्य रूप से ज़्यादा दिखी जाती है, जो मुकुट, ठीक है, मुखाड़े, जिसको मास्क कहते हैं, पहन कर की जाती है, ठीक है, मुखड़े में मास्क पहन के की जाती है। इसमें युद्ध, महाभारत, रामायण की कहानियाँ को नृत्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, एक्टिंग के रूप में जो कि दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए, यह मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों ने वैसे किसने छऊ नृत्य देखा, ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने तो भाई देखा है, बहुत ही मज़ेदार आता है और बहुत ही आनंदमय होता है। देखिए छठा नंबर में यहाँ पे है खाना, ठीक है, खाना बदोश एवं चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमे करते थे, ठीक है। तो क्यों घूमे करते थे, इसको देख लेते हैं। खाना बदोश, ठीक है, और चरवाहे 4 प्रमुख कारणों से घूमते थे। तो कौन कौन से प्रमुख कारण हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है आप लोग का चरवाहों की तलाश, वे अपने मवेशियों के लिए नए, ठीक है, के लिए नए हरे भरे मैदानों की खोज में रहते थे, ताकि वहाँ से उन्हें चरगाहें मिल सकें। नेक्स्ट है मौसमी बदलाव, ठीक है, मौसमी बदलाव, सर्दियों और गर्मियों में रहने के लिए वे अलग अलग जगहों पर जाते थे, जिस कारण उन्हें जो किया परिवर्तन या घुमंत जो कि है कृषि भी कहा जाता था, मतलब घुमंत जो कि है किसान भी कहते थे। जल स्रोतों की उपलब्धता, वे उन क्षेत्रों में जाते थे जहाँ पानी उपलब्ध हो, ठीक है, जहाँ पानी उपलब्ध होगा वहीं पे तो जाएंगे ना, है कि नहीं। जहाँ पानी नहीं रहेगा वहाँ पे जाएगा, उनका जब खेती होगा नहीं, काम नहीं होगा, तो बिना मतलब क्यों जाएंगे। तो इसलिए वे उन्हीं क्षेत्रों में जाते थे। व्यापार और जीविका, ठीक है, अपने व्यापार और जीविका को चलाने के लिए, ठीक है, वे अपने उत्पादों दूध, ऊन, चमड़े को बेचने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते थे। तो इसको आप लोग को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग का है जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग सोने, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, इसको नीचे देखते हैं विशेषताएं पे। तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर, ठीक है, सोने का शहर। सिटी ऑफ गोल्ड को हिंदी में सोने का शहर कह सकते हो। इसके और 2 मुख्य उत्पादक देख लेते हैं। यहाँ 19वीं शताब्दी में सोने की खानें खोजी गई। 19वीं सदी में सोने की खानों को खोजी गई। आज भी यह दुनिया के प्रमुख सोना उत्पादन केंद्रों में से एक है, ठीक है। कौन है? तो आप लोग का हो जाएगा, ऊपर में जाएगा था जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का 8 नंबर में रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेगिस्तान जो है
और कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो रेगिस्तान मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गर्म रेगिस्तान, ठीक है, शीत रेगिस्तान, तटीय रेगिस्तान, मरुस्थल रेगिस्तान। तो कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। जैसे सहारा और थार। सहारा और थार मरुस्थल जो है, सहारा जो है ये आप लोग का अफ्रीका में है, ठीक है, और जो थार मरुस्थल है ये भारत में है। तो ये दोनों किस प्रकार के हैं? तो गर्म रेगिस्तान है। जैसे गोबी और लद्दाख। तो लद्दाख जो है ये आप लोग का कहाँ देखने को मिलता है? शीत रेगिस्तान। तो ये आप लोग जो है लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि ये भी भारत में है, ठीक है। बाकी गोबी कमेंट में बताना कि कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए तटीय रेगिस्तान जो अटाकामा में है, ठीक है। अटाकामा तो मुझे आइडिया नहीं उतना, पर ये विदेश का ही है, ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्र जो जैसे ग्रेट, ठीक है, ग्रेट बेसिन, ये ग्रेट बेसिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में सड़क पर गाड़ी चलते समय लाल बत्ती का जलना किस बात का संकेत करता है, ठीक है। तो देखिए लाल बत्ती का जलना रुकना, ठीक है, स्टॉप का संकेत करता है। कभी भी लाल बत्ती अगर आप देखो, ठीक है, चलते हुए सड़क पे, तो आप रुक जाना, ठीक है। लाल बत्ती का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको जो कि रुकना है, ठीक है। बाकी ट्रेन में भी जो कि है लाल बत्ती का मतलब रुकना नहीं होता, ट्रेन में हरा बत्ती का मतलब रुकना होता है, ठीक है। कि लाल बत्ती होता है उतना तो आइडिया। हाँ, लाल बत्ती का मतलब भी ट्रेन में भी जो कि है लाल बत्ती जली मतलब आपको रुकना है ट्रेन में, और हरी बत्तियाँ मतलब हरा सिग्नल है, मतलब आप लोग जाओ। तो विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या होगी कि ट्रैफिक लाइट सड़क सुरक्षा के लिए होती है। जो ट्रैफिक लाइट है वे सड़क सुरक्षा के लिए होती हैं। लाल यानी कि रेड लाइट, रुकिए, आपको कह रहा है रुकने के लिए, ठीक है। पीला लाइट, पीला यानी येलो, यह कहेगा सावधान रहिए, कभी भी बाइक निकल सकती है। और हरा यानी कि ग्रीन, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चलिए क्योंकि पीछे भीड़ है, ठीक है। तो ये 3 संकेत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को पूर्ण जन्म, ठीक है, से छुटकारा कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कि कुछ टॉपिक मैंने चुने हैं, उनमें से आप देख सकते हो कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को मोक्ष प्राप्त के 3 मार्ग बताए गए हैं। तो कौन कौन से योग देख लेते हैं। 3 योग है, कर्म योग, ठीक है, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग क्या है? देखिए कर्म योग है निष्कर्म कर्म करो, ठीक है, फल की चिंता मत करो। कर्म योग मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। पहला हो गया ज्ञान योग, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मोह माया से दूर हो, ठीक है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और मोह माया से दूर हो, यह हो गया ज्ञान योग। और भक्ति योग, भगवान की शक्ति पर समर्पण से मोक्ष संभव है, ठीक है। क्या संभव? तो मोक्ष संभव है, यानी कि मोक्ष आपको प्राप्त करना है तो भक्ति योग में जाओ, ठीक है, या फिर आप कर्म करो। सबसे मस्त तो मैं मानता हूँ कर्म को, ठीक है, कर्म करो और ज्ञान योग, ठीक है, ये दोनों करो। जब आप ये दोनों कर लो तो ये जो तीसरा नंबर का भक्ति योग है ये ऑटोमेटिक जो कि आपका सफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। बाकी एक मनुष्य को या फिर इंसान को जो है कर्म भी करना चाहिए, यानी कि पढ़ना भी चाहिए। ज्ञान योग यानी कि आपको ज्ञान भी अर्जित करना है, और भक्ति योग यानी कि भगवान की भी सेवा शांति करना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ को आपको करना है। इनकी मुख्य श्लोक क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कर्मणे यावदिकारास्ते मफलेषु कदाचने। अर्थ देखिए, इसका अर्थ है तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हें जो है कर्म करने का ही अधिकार है, फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। अधिकार जो कि है ये तुम्हें केवल कर्म का ही मिला है, फल का अधिकार नहीं मिला है। फल का अधिकार तुमको कौन देगा? तो भगवान देगा, ठीक है। तो भगवान के ऊपर निष्क्रिय कार्य करो और कर्म करो, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर में, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण है, ठीक है। जो वेल्ड प्रदेश है, ऊनी जो उद्योग है उसमें विकास के क्या जो क्या कारण रहे हैं। तो देखिए वेल्ड प्रदेश जिसको दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ऊनी उद्योग के विकास के मुख्य कारण है। तो कौन कौन से मुख्य कारण है? तो कुछ 4 या 5 कारण हो जाएगा। पहला हो जाएगा समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है, भेड़ों के लिए अनुकूल वातावरण, ठीक है, भेड़ों के लिए जो कि है अनुकूल वातावरण है। तो इस प्रकार जो कि है समशीतोष्ण जलवायु हो जाएगा, जिससे जो कि उनको जो कि है वहाँ पे जो कि आसानी से जो कि सभी वस्तुएं मिल जाती हैं जो वेल्ड प्रदेश में ऊनी कपड़ों के लिए चाहिए, ठीक है। भेड़ों से ही तो ऊन मिलता है यार, भेड़ की जो बाल होते हैं उनको काट के ऊन बनाया जाता है। घास के विशाल मैदान चरवाहे के लिए उपयोगी, ठीक है, घास के विशाल मैदानों में जो कि है भेड़ों को अधिक से अधिक पालतू बनाते हैं, और अधिक भेड़ अधिक घास खाएगा तो अधिक जो कि जल्दी वृद्धि होगी, जल्दी बाल बढ़ेगा। तकनीकी उन्नति ऊन
उपकरण इकाइयाँ हैं, ठीक है, उनकी जो कि है तकनीकी जो कि है उन्नति है, इसमें कुछ इकाइयों का उपयोग करके जो कि है अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वेल्ड ऊन का निर्यात पूरी दुनिया में होता है, ठीक है, इसका जो कि है निर्यात पूरे विश्व में होता है, जिस कारण से यह जो कि है नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है 12 नंबर का, रेशम कीट पालन और कृषि में क्या अंतर है, ठीक है। तो रेशम कीट पालन और कृषि में जो कि है अंतर पूछा है। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन को इंग्लिश से कहते हैं सेरिकल्चर, वहीं कृषि को कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट पालन, ठीक है, यहाँ कीटों, ठीक है, सिल्क वॉर्म से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यह फसल उगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो कृषि एक फसल उगाने की प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए, मुख्य रूप से रेशम के उत्पादन के लिए अनाज, दाल, अनाज, फल, सब्जियां उगाने के लिए, ठीक है, दाल भी आप लोग ऐड कर सकते हो, बाकी यहाँ पे अनाज, फल, सब्जियां नहीं मुख्य है। कीड़ों की देखभाल और पोषण पर आधारित, मिट्टी, जलवायु और कृषि तकनीकों पर आधारित, ठीक है। ये कीड़ों की देखभाल और पोषण पर आधारित होता है, और ये मिट्टी, तकनीक, जलवायु पर आधारित रहता है। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार जो कि हम लोगों ने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग को जो कि है लेक्चर 1 खत्म कर दिया। बस कुछ नहीं था, लेक्चर 1 में सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न याद करना, और लेक्चर 2 का जो वीडियो आएगा वो अवश्य देखना, क्योंकि दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप जो कि एग्जाम के लिए 100% तैयार हो सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। महत्वपूर्ण वीडियो है, क्लास 8 में भी आप लोग के लिए उपयोगी जो कि है रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।